महिला आरक्षण विधेयक को संशोधन के साथ पारित करने के लिए इसी महीने संसद में विधेयक लाया जा रहा है, जिसके लिए भाजपा के दोनों सदनों के सांसदों को आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद में मौजूद रहने के लिए भाजपा ने व्हिप जारी की है। और इसी महिला आरक्षण विधेयक से पहले प्रचार के लिए पूरे राजस्थान में रविवार को भाजपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर भरतपुर की पूर्व विधायक अनीता गुर्जर द्वारा विधेयक के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि यह विधेयक पारित होने के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होने से न केवल राजस्थान बल्कि अन्य विधानसभा में भी महिला मंत्रियों की संख्या भी बढ़ सकेगी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कि बेटियों की पढ़ाई के विषय में सबका ध्यान गया और सबने अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम शुरू किया। आज हम जब पलट के देखते हैं तो उस समय में आज के समय पर आमूलचूल परिवर्तन हम लोगों को महसूस हुआ है कि महिलाएं पढ़ रही हैं और स्कूल के रिजल्ट हो, 10th के हो, 12th के हो, ताकि रिजल्ट आप देखते हैं तो उसमें महिलाएं बच्चियां जो हैं सब अच्छे नंबरों से, मतलब रैंकिंग भी कभी कभी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होती है वो महिलाओं की आती है। नीट भी हम देखते हैं, जेईई भी देखते हैं तो उसमें भी महिलाओं का अच्छा परिचय हो रहा है। लड़कियाँ अच्छी पढ़ाई आगे बढ़ी। अब जब कर रही हैं तो निश्चित रूप से जब असेंबली में और लोकसभाओं में आरक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से आप समझिए कि हमारे देश की जो समस्याएं महिलाएं जितनी माइनॉरिटी देख सकती हैं उस माइनॉरिटी रूप से देखेंगी और निश्चित रूप से मैं कहती हूँ स्वास्थ्य, पोषण में और सड़क सुरक्षा, जल की सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम महिलाएं करेंगी, ऐसा मैं समझती हूँ। कॉन्फ्रेंस है और नारी बंधन कार्यक्रम के तहत है महिलाओं का आरक्षण के विषय में ये हर जिला हेडक्वार्टर रखी है। कल हर संभाग पे बड़े महिलाओं का एक कार्यक्रम रखा है और इसी के तहत मैडम यहाँ पधारी है जिला में और मैडम यहाँ पधारी इनका मैं तहत से शक्ति और भक्ति में इस नगरी में मैडम का स्वागत करता हूँ कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप जयपुर से यहाँ पधारी हैं, इसलिए मैं आपका साथी भी रहा हूँ और दीदी हमारे बड़े बहन की तरह हम लोगों को गाइडेंस किया है, इसलिए मैडम को मैं डायरेक्ट एड्रेस करूँगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पत्रकारों से आप वार्ता करें। धन्यवाद। 17-18 देश की राजनीति में, देश के लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा उठाया जा रहा है कि हमारे देश में हम महिलाओं के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, लेकिन आज मैं चित्तौड़गढ़ में बैठी हूँ, हमारे माननीय विधायक जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, सभी मंच पर बैठे हैं कि ये जो धरती है चित्तौड़गढ़ की, ये तो मीरा जी के त्याग की, तपस्या की, पन्नाधाय जी के त्याग और तपस्या और सम्मान की धरती है। और मैं बड़ी अपने आप को खुश नसीब समझ रही हूँ कि ऐसी धरती जो त्याग, तपस्या की, बलिदान की जो कहानी है, उस धरती पे, उस मिट्टी के वहाँ पर मुझे महिला आरक्षण के विषय में प्रेस करने का अवसर प्रदान किया है। जैसा आप जानते हैं, मैं हमारी चर्चा हो रही थी कि 16, 17, 18 तारीख को एक बहुत बड़ा, क्योंकि बिल पहले पास हो गया है ये महिला आरक्षण का, जिसमें देश में लोग महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जा रहा है, उसको पारित करवाने के लिए आगामी 16 अप्रैल से 3 दिन तक भाजपा द्वारा अपने दोनों सदनों के सांसद को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। इस दौरान महिला आरक्षण बिल में संशोधन का सरकार प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसे पारित करने के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। इसी महिला आरक्षण विधेयक का व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से राजस्थान में रविवार को भाजपा के कई नेताओं द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में भी आरटीडीसी में इसी तरह पत्रकार वार्ता के दौरान भरतपुर की पूर्व विधायक एवं उदयपुर संभाग महिला संयोजक
अनीता गुजर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसी के तहत यह विधेयक सदन में लाया जा रहा है। विधेयक पारित होने के बाद महिलाओं के उत्थान की दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि वंदन कार्यक्रम के तहत संभाग मुख्यालय पर भी वृहद स्तर पर पूरे राजस्थान में सोमवार को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस विधेयक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की राजनीति और लोकतंत्र में यह एक बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव रखना शुरू कर दिया था, लेकिन उनसे यह पूछा गया कि आखिरकार 2014 से ही नींव रख दी गई और महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ किया गया, तो राजस्थान के मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या केवल 2 ही क्यों है। इस पर उन्होंने कहा कि आरक्षण मिलेगा तभी महिला मंत्रियों की संख्या और अधिक बढ़ सकेगी। उन्होंने कहा कि मोदी एवं भाजपा राज में देश में महिलाएं सुरक्षित है। कांग्रेस कार्यकाल में लाखों रुपए की लागत से नगर परिषद में जब कांग्रेस का बोर्ड था, नगर परिषद भवन के समीप चौपाटी का न केवल निर्माण करवाया गया बल्कि 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर जब आचार संहिता लागू होनी थी तो उससे कुछ दिन पहले ही आनंद फानंद में इसका लोकार्पण करवा दिया गया। लोगों को उम्मीद बंधी कि विधानसभा चुनाव होने के बाद यह चौपाटी आरंभ हो जाएगी। 2023 का साल भी निकल गया, 24 भी निकल गया, 25 भी निकल गया और 26 भी निकल गया, लेकिन यह चौपाटी आरंभ तो नहीं हो सकी। असामाजिक तत्वों का अड्डा अवश्य बन चुकी और लोकार्पण के बाद भी यह जूं की त्यों पड़ी हुई। दरअसल इसका कुछ निर्माण कार्य रेलवे की भूमि पर करवा दिया गया, रेलवे से एनओसी नहीं ली और यही अड़ंगा हो गया। लेकिन लंबे इंतजार के बाद इस चौपाटी के आरंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और नगर परिषद द्वारा शीघ्र इस चौपाटी को आरंभ करने के लिए ठेके पर प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। 2023 में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद का जब कांग्रेस का बोर्ड था तो उस समय लाखों रुपए की लागत से नगर परिषद भवन के समीप शहर वासियों को एक ही स्थान पर खान पान की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से चौपाटी का लोकार्पण कर दिया गया। लेकिन इसका कुछ निर्माण रेलवे की भूमि में होने की वजह से और रेलवे द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने की वजह से चौपाटी आरंभ नहीं हो सकी। कई वर्षों तक चौपाटी आरंभ नहीं होने के कारण यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई, लेकिन अब इस चौपाटी के प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। 7 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस बोर्ड के कार्यकाल में इसका लोकार्पण किया गया था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक कई दुकानों का निर्माण कार्य करवाया गया और कहा गया था कि शहर वासियों को एक ही स्थान पर अन्य कई शहरों की तरह चटपटे व्यंजन उपलब्ध हो सकेंगे, जहां लोग अपने परिवार के साथ आ सकेंगे। लेकिन रेलवे द्वारा एनओसी जारी नहीं किए जाने की वजह से यह चौपाटी शुरू नहीं हो सकी और धीरे धीरे असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई। कई स्मैकची दिन भर इस चौपाटी की विभिन्न दुकानों में डेरा डाले रहते हैं, जिसके कारण जहां तक इन दुकानों में स्मैक की पुड़िया, इंजेक्शन एवं गंदगी का ढेर देखा जा सकता है। कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ होने के साथ ही असामाजिक तत्व यहाँ से लाइट फिटिंग आदि का सामान भी ले उड़े। लेकिन लंबे इंतजार के बाद चौपाटी के शुरू करने के लिए अब मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह जमीन अब नगर परिषद के नाम होने की वजह से शीघ्र चौपाटी आरंभ हो सकेगी और नगर परिषद के आयुक्त कृष्ण गोपाल माली के अनुसार चौपाटी का ठेका एक ही ठेकेदार को आवंटित किया जा सके, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा ताकि वह इसे सही तरीके से संचालित करे, जिसके लिए शीघ्र ही निविदा आमंत्रित की जाएगी। ठेकेदार को यह चौपाटी आवंटित किए जाने से पहले इन दुकानों पर दिए जाने वाले
अलग अलग सामान के बारे में भी सूची बनाकर इसका आवंटन किया जाएगा, ताकि शहर वासियों को यह आने पर एक ही स्थान पर अलग अलग स्वाद का आनंद मिल सके। हालांकि चौपाटी जिस स्थिति में मौजूद है उसे दुरुस्त करने आदि के लिए हजारों रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन नगर परिषद के आयुक्त के अनुसार ठेकेदार को यह चौपाटी मौजूदा स्थिति में सौंपी जाएगी और उसके द्वारा ही इसे फिर से व्यवस्थित करने का दायित्व होगा। अलग अलग दुकानें आवंटित किए जाने से कई तरह की परेशानी सामने आ सकती है, जिसके कारण आने वाले दिनों में यह चौपाटी एक ही ठेकेदार को ठेके पर आवंटित की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन के समीप स्थित होम गार्ड के प्रशिक्षण केंद्र भवन के लिए कांग्रेस कार्यकाल में 2013 में भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आवंटन किए जाने के बाद नगर परिषद द्वारा सीमांकन किए जाने आदि के बाद होम गार्ड को यह जमीन सौंप दी, लेकिन बजट के अभाव में कई वर्षों तक इस भूमि पर निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाया और बाद में जब बजट आया तो भवन भी बना, लेकिन 4 दीवारी और जो मुख्य इसका द्वार है उसके लिए भवन के मुख्य द्वार के लिए बजट की कमी हो गई और फिर से बजट आया तो 4 दीवारी के निर्माण कार्य के साथ ही परेड ट्रेनिंग के लिए सारी सुविधाएं और यहाँ पर 4 दीवारी का जो अधूरा कार्य मुख्य द्वार उसका निर्माण कार्य गत दिनों शुरू किया गया, लेकिन कतिपय लोगों के विरोध के कारण नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची, यह कार्य रुकवा दिया गया और यह पूरा मामला सुर्खियों में चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ की नव नियुक्त जिला कलेक्टर को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने जांच कमेटी बिठाने की बात कही। हालांकि जांच कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई, लेकिन इस स्थिति के बीच रविवार को होम गार्ड की ओर से यह जो मुख्य द्वार निर्माण कार्य जिसका अधूरा रह गया था कार्य वह पूरा करवा लिया गया। हालांकि नगर परिषद के आयुक्त इस स्थिति के बीच मौके पर पहुंचे, लेकिन साय होते होते मुख्य द्वार का जो निर्माण कार्य वह पूरा हो गया। कतिपय लोगों ने निर्माण कार्य रविवार को भी रुकवाने की कोशिश की, हालांकि वह संभव नहीं हो सका। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन के समीप होम गार्ड प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य द्वार एवं 4 दीवारी का अधूरा जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा था वह गत दिनों उस समय चर्चा में आया था, जबकि कतिपय लोगों द्वारा इस निर्माण कार्य का विरोध किया गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही नगर परिषद के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा होम गार्ड को नोटिस देकर यह निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था। मामला चित्तौड़गढ़ की नव नियुक्त जिला कलेक्टर के पास भी पहुंचा, जिनके द्वारा इस मामले को लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया गया। हालांकि इस जांच कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, लेकिन जो निर्माण कार्य चल रहा था वह निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया, जबकि होम गार्ड का कहना था कि नगर परिषद ने सीमांकन के बाद ही उसे यह जमीन 2013 में सौंपी थी। कांग्रेस कार्यकाल में होम गार्ड को यह भूमि आवंटित की गई थी। मुख्य द्वार का निर्माण कार्य रुकने के बाद रविवार को यह अधूरा कार्य पुनः आरंभ कर दिया गया, जिसको लेकर होम गार्ड के स्थानीय कर्मचारियों ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश के कारण ही यह निर्माण कार्य पुनः आरंभ किया गया, लेकिन फिर से कतिपय लोगों की इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने कुछ देर के लिए यह कार्य रुकवा दिया। नगर परिषद के आयुक्त भी मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना उन्होंने देखा। मौका मुआयना करने के बाद नगर परिषद के आयुक्त यहां से रवाना हो गए, लेकिन शाम होते होते आखिरकार मुख्य द्वार का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया। अब इस पूरे मामले में जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आने वाली है उस पर सभी की निगाहें लगी हुई है कि आखिरकार जांच रिपोर्ट क्या तय करेगी। नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ में इन दिनों जगह जगह डोडा चूरा का ढेर लगा हुआ है। दरअसल नारकोटिक्स विभाग में गत कई दिनों से अफीम तौल कार्य किया जा रहा है और अब सीपीएस पद्धति से अफीम का तौल किया जा रहा है।
जिसके लिए काश्तकार अपने खेतों में जो डोडा चूरा उसको बड़े बड़े बोरों में भरकर यहाँ ला रहे हैं और एक मशीन से इस डोडे चूरे की पिसाई हो रही है और बाद में मशीन से ही इसकी पैकिंग हो रही है, जिसके कारण इन दिनों यहाँ डोडा चूरे का ढेर लगता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाड़ा में गत कुछ दिनों से अफीम का तौल कार्य चल रहा है और यह तौल कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है एवं जिन काश्तकारों की अफीम का तौल का कार्य हो गया है वह काफ़ी अधिक राहत महसूस कर रहे हैं और जिनका तौल अभी होना शेष है वह बेसब्री के साथ अपनी अफीम के तौल का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उन्हें भी अन्य काश्तकारों की तरह राहत मिल सके। दरअसल अफीम की फसल जब पूरी तरह से तैयार हो जाती है, डोरों से चिराई का कार्य कर अफीम निकाली जाती है, तो तौल का काम होने तक काश्तकारों को अपने स्तर पर ही अफीम की सुरक्षा करनी होती है, जिसके कारण कई काश्तकारों की रात की नींद तक उड़ जाती है, क्योंकि अफीम चोरी होने की स्थिति में उनका पट्टा कटने का खतरा भी रहता है। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के खंड द्वितीय में अब CPS पद्धति के तहत अफीम तुलाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों से काश्तकार बड़े बड़े बोरों में डोडा लगा डंठल भरकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले गम पद्धति यानी कि डोडे से जो चिराई की जाती है उन काश्तकारों के अफीम का तौल हुआ था और CPS पद्धति के तहत अब तक लगभग 400-500 काश्तकारों का तुलाई का काम रविवार को पूरा हो गया। इस बार विभाग द्वारा 5 आरी के पट्टे जारी किए गए थे। विशेष बात यह कि इस पद्धति में किसान अफीम का दूध गम निकालने के बजाय पूरी फसल डोडे सहित विभाग को सौंपता है। विभाग ने CPS पद्धति के लिए कई मापदंड भी निर्धारित किए हैं। नियमानुसार डंठल सहित डोडे की कुल लंबाई कम से कम 6 इंच होनी चाहिए। 4 इंच डंठल और 2 इंच डोडा। डोडों पर किसी भी प्रकार का चीरा नहीं लगा होना चाहिए। यदि चीरा पाया जाता है तो उसे नियमानुसार अस्वीकार किया जाता है। एवं तौल केंद्र पर अपनाई जा रही प्रक्रिया के तहत काफ़ी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। पहले निरीक्षण और सैंपलिंग अधिकारियों द्वारा फसल के निरीक्षण के बाद गुणवत्ता की जांच के लिए 100 ग्राम का लगभग सैंपल लिया जा रहा है। डोडों का प्रारंभिक वजन करने के बाद उन्हें एक विशेष मशीन में डाल दिया जाता है और पिसाई होने के बाद इस मशीन से ही यह डोडा चूरा जब बाहर निकलता है तो इसकी पैकिंग की जाती है और पैकिंग और सिलाई का काम भी विशेष मशीन के माध्यम से ही किया जा रहा है, जिसके कारण इन दिनों चित्तौड़गढ़ के नारकोटिक्स विभाग कार्यालय परिसर में डोडा चूरा के साथ ही डोडे के बड़े बड़े बोरों का ढेर लगा हुआ है और यह माल भी सुरक्षित बाद में नीमच स्थित फैक्ट्री ट्रकों के माध्यम से भिजवाया जाएगा। एवं गम पद्धति की तुलाई का जो काम है वह रविवार को पूरा हो गया, जबकि CPS पद्धति का तौल आगामी 23 अप्रैल तक चलने की संभावना है। एवं खंड तृतीय का तौल निम्बाड़ा में चल रहा है, जहाँ की 16 अप्रैल से CPS पद्धति की तुलाई से तौल का कार्य आरंभ हो जाएगा। अफीम काश्तकारों को गम पद्धति और CPS पद्धति के आधार पर प्रति वर्ष दीपावली के आसपास लाइसेंस जारी किए जाते हैं। लाइसेंस जारी होने के बाद काश्तकारों द्वारा अफीम की बुआई का कार्य शुरू कर दिया जाता है। फरवरी महीने के लगभग दूसरे सप्ताह के पश्चात डोडों से चिराई लुआई का कार्य आरंभ हो जाता है। तौल केंद्र पर कई CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी कि हर स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। और जब अफीम की जो लुआई और चिराई है वह फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही जब शुरू हो जाती है तो लगभग 1 महीने तक यह काम चलता है
और उसके बाद अफीम जो एकत्रित होती है उसका प्रतिदिन इंदिराज भी किया जाता है। संबंधित मुखिया को इसकी जानकारी भी देनी होती है। रविवार को सीपीएस पद्धति के तहत जो काश्तकार डोडा अपने साथ लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि इसके लिए यह काम काफ़ी अधिक मुश्किल भरा भी है, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े बोरों की व्यवस्था करनी पड़ती है। सीपीएस में आपकी पट्टो मिली होनी साल और पहला साल 2-3 बार मिल जा पड़े 2-3 बार सीपीएस मिल रही है। तो सीपीएस में मिले और दूसरा जो हाथ जो डोडा चूल्हा निकाले बनी निकाले, तो आप कई बानों की सीपीएस वालों पट्टो ठीक है या जो हाथों अपन डोडा चूल्हा जो लोई करा चिराई करा वो बढ़िया है? और ये जो करे जो है हाँ, तो भी एक फर्क तो पड़े भी मेहनत को भाई इनके वास्ते आपने इंतजार करना पड़े, कहीं करना पड़ेगा कोई इंतजार नहीं करना पड़े। अच्छा, तो ये ठीक है। मतलब एक थोड़ा अब नियम भी चेंज की दो है कि आप डोडा चूल्हा जो है पहला घरे ले जा सको और विकी को बहुत दानों निकाल सको, ये नियम चेंज की दो नहीं अब तो अनि नियम किस ये नियम ठीक है? पहला तो आप जो इंतजार करता कि कदर जो है वो डिपार्टमेंट वाला आता और 50 पोस्ट दाना निकालता, तो अब तो चेंज की दो में। हाँ, अब खेत तो पहला आप घरे ले गया और 50 पोस्ट दाना निकाला 50 लाया। ठीक है। और यदि मूल्य की बात करा तो मूल्य के वास्ते कई सबके कहना चाहो बस आप, जो अफीम को मूल्य है या डोडा चूल्हा के जो सीपीएस पद्धति का मूल्य है, सरकार मूल्य कितना सालों नहीं बढ़ाई रही है। हाँ, मूल्य बहुत कम है। हाँ, कम है क्योंकि अधिकांश कहते हैं कि इसमें मेहनत अब बहुत ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, खर्चा भी नहीं बैठता है, नहीं बैठ पाता इतना जो है नहीं बैठ पाता है। कितने समय से आपको लग रहा है कि कितना समय याद है आपको कि भाव नहीं बढ़ाया? कितने साल हो गए इसको? बहुत साल हो गए नहीं बढ़ाया। बहुत साल हो गए। और क्या क्या समस्याएं इस समय काश्तकारों की चल रही है? यदि अफीम की खेती की बात को लेकर करें तो ये सीपीएस वाले पट्टे पे कुछ मिलता नहीं है मतलब। हाँ, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सीपीएस वाली पद्धति से हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अधिकांश कहते हैं कि दिक्कत है वो लिराई चुराई करते हैं उसमें वो सही रहता है, वो सही रहता है। तो सीपीएस पद्धति माल देना पड़ता है, इसमें सारा माल देना पड़ता है। लेकिन इस बार इसमें थोड़ा चेंज भी किया है। हाँ, चेंज भी किया। तो वो से आपको थोड़ी राहत मिली क्या कि आप घर ले जाओ फिर पोस्ट दाना निकालो? पहले तो आपको इंतजार करना पड़ता था कि कब आएंगे डिपार्टमेंट वाले, और फिर तो वो तो सिस्टम खत्म हो गया। हाँ, वो तो खत्म हो गया। बढ़िया भी होने रात में। और अभी जो है जैसे आपने दीपावली के आसपास की बुआई की थी तो उस समय बारिश भी हो गई थी। हाँ, बारिश हो गई, बेमौसम बारिश। तो जो सीपीएस पद्धति वाला उससे कोई फर्क पड़ा आपके? हाँ, बहुत नुकसान हो गया, फसल नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बहुत नुकसान हो गया। तो ये जो दूसरी जो पद्धति लुवाई चुराई उस पर तो जो है कम से कम 7-8 किलो अफीम देनी पड़ती है, और इसमें क्या सिस्टम है? उसमें भी बहुत नुकसान हुआ बरसात के कारण, 50 के कारण नुकसान हुआ है। और इसकी जो जांच है, इसकी जांच कैसे होती है? इसकी तो जो लुवाई वाली जांच है वो तो अफीम की फैक्ट्री में होती है, तो इसकी जांच कैसे हो पाती है? इसकी जांच तो नहीं होती है? जांच होती सीपीएस में, ये वाली में, ठीक है वो खबर नहीं पड़ी। हाँ, गवर्नमेंट खबर नहीं पड़ी अंडी को। हाँ, अच्छा, अंडी खबर नहीं पड़ रही है बाहर, बाद में खबर पड़ेगा। हाँ। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद एवं कई बार निम्बाड़ा के विधायक रहे उदयलाल आन्ना को आखिरकार राजनीति में कौन लाया? ये तो उदयलाल आन्ना को ही पता होगा या उनके कट्टर समर्थकों को पता होगा। लेकिन चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति रमेश नाथ योगी का कहना है कि पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना को राजनीति में लाने का श्रेय पूर्व विधायक स्वर्ण सिंह जारावत को है। दरअसल इन दिनों कोटा में एक चर्चित शंकराचार्य आए हुए हैं, जो कि गत दिनों उत्तर प्रदेश में अपनी टिप्पणियों के कारण काफी चर्चा में रहे थे, और इन शंकराचार्य से मुलाकात करने के लिए पूर्व विधायक स्वर्ण सिंह जारावत के साथ ही पूर्व सभापति गए, और इसी दौरान बातों ही बातों में पूर्व सभापति ने कहा कि उदयलाल आन्ना को राजनीति में जारावत साहब भी लाए और उनको ही यह श्रेय जाता है। गत कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय पूर्व मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे एवं निम्बाड़ा में कई बार विधायक रहे उदयलाल आन्ना
राजनीति में उस समय आए थे, जबकि निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के एक सक्रिय नेता गणपत गोमाना के बराबरी टक्कर वाले नेता की तलाश की जा रही थी। और उस समय यह बात 1985 की है, जबकि भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक भैरू सिंह शेखावत निम्बाड़ा के विधायक थे एवं उसी अनुसार उन्हें टक्कर देने के लिए एक कांग्रेस के नेता की तलाश हो रही थी। तो उस समय चित्तौड़गढ़ की पूर्व सांसद, जो कि अब स्वर्गीय है, निर्मला कुमारी शेखावत को यह श्रेय जाता है, जिन्होंने उदयलाल आंजना की कांग्रेस में सक्रिय रूप से एंट्री करवाई और उसके बाद उन्होंने कई चुनाव भी जीते एवं पूरा श्रेय उदयलाल आंजना के समर्थक कहते हैं कि निर्मला कुमारी शेखावत को ही जाता है उन्हें राजनीति में लाने का। लेकिन पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के खास सलाहकार पूर्व नगर परिषद सभापति रमेश नाथ योगी का यह कहना है कि उदयलाल आंजना को राजनीति में लाने का श्रेय पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को है। दरअसल इन दिनों चर्चित शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि कोटा आए हुए हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जाड़ावत के साथ ही रमेश नाथ योगी पहुंचे और वहां जब उदयलाल आंजना को लेकर बात निकली तो बताते हैं कि आखिरकार रमेश नाथ योगी ने क्या कहा आंजना को राजनीति में लाने के लिए। राजनीतिक क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस में ही है। 6 बार की महिला विधायक 6 बार चुनाव लड़ा, जिला प्रमुख भी रहे और मंत्री भी रहे। अच्छा, तो विधायक 3 बार, हाँ, और मंत्री रहे थे। हाँ, उदयलाल जी के यहाँ मिले थे। हाँ, उदयलाल जी को राजनीति में लाने वाले मेवाड़ संभाग में पधारना हुआ आपका और उसकी मेवाड़ की तरफ भी आपका और मुद्दा आपने उठाया है। हाँ, उदयलाल जी के यहाँ मिले थे। हाँ, उदयलाल जी को राजनीति में लाने वाले हाँ, उदयलाल जी के यहाँ मिले थे। हाँ, उदयलाल जी को राजनीति में लाने वाले नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सालवी महासभा एवं बलाई महासभा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। लगभग 101 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करने के लिए चित्तौड़गढ़ के विधायक के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।